दोस्तों नमस्कार। लोकतंत्र के महापर्व में 4 चुनावी राज्यों में मतदान हो चुका। जनता इस महापर्व में अपनी तरफ से आहुति दे चुकी और 5वां राज्य अब बाकी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का चुनावी स्टेक, जो बड़ा चुनावी स्टेक जिन राज्यों में था, उनमें उन 4 राज्यों में 3 राज्य थे, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़। और सबसे बड़ा चुनावी स्टेक यानी आगामी लोकसभा चुनाव जो अगले 5 महीने के अंदर ही होने जा रहा है, उस चुनाव को लेकर के मौजूदा दौर में भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति है, संघ परिवार की जो स्थिति है, वो चिंता की लकीरों को और चौड़ा करता जा रहा है। किस हद तक चिंता की लकीरें चौड़ी हो रही है, जरा इसकी परत दर परत हम पड़ताल करें तो चुनावी हिंदुत्व का पूरी तरह से दरकता हुआ स्वरूप भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी के कॉरपोरेट हिंदुत्व की चाशनी में लपेटे हुए चुनावी हिंदुत्व को पूरी तरह से बिखेर देने की प्रक्रिया में अपनी तरफ से बड़ी भूमिका निभाती जा रही है। चाहे बात हिंडनबर्ग रिपोर्ट की करें, चाहे बात इस देश में आय असमानता, इनकम इनइक्वालिटी से भरी हुई एक ऐसे समाज के निर्माण की दिशा में बढ़ रहे उस देश की करें, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की करें, जिसमें आधी से ज्यादा जीएसटी तो भरेंगे गरीब लोग, लेकिन इस देश में कॉरपोरेट की पूंजी का बाजार इतना बड़ा होगा कि वो सत्ता से लेकर सिस्टम तक और सिस्टम से लेकर के संस्थाओं तक सबको नियंत्रित करने की दिशा में इस कदर आगे आ जाएगा, इस कदर हावी हो जाएगा कि जनता द्वारा दिए गए वोटों की कीमत सिर्फ एक 5 साला जलसे की तरह ही बदल करके रह जाएगी। और मौजूदा दौर में यही हो रहा है। बातें 1 नेशन 1 इलेक्शन तक जा रही है, लेकिन इस दौर में इन 3 चुनावी राज्यों के जो संकेत हैं, जरा उन संकेतों की हम परत दर परत पड़ताल करें तो एक परत उसकी खुलती है ओल्ड पेंशन स्कीम में, दूसरी परत उसकी खुलती है दलित चेतना और आदिवासी चेतना में, तीसरी परत उसकी खुलती है ओबीसी वर्ग के सबसे बड़े मुद्दे यानी जाति जनगणना और आरक्षण बढ़ाने की मांग को लेकर किए जाने वाले मुद्दे, और चौथी परत इसमें खुल रही है जो जनरल कैटेगरी के लोगों के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में, पब्लिक सेक्टर में और सरकारी क्षेत्र में नौकरियों के जो अवसर घटते जा रहे हैं, रोजगार के अवसरों की कमी होती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ने के साथ साथ महंगाई सुरसा की तरह मुंह बाएं खड़ी होने की स्थिति में है। तो उस परिस्थिति में क्या अगड़ा, क्या पिछड़ा, क्या दलित, क्या आदिवासी, क्या महिलाएं, क्या बहुसंख्यक और क्या अल्पसंख्यक, व्यवस्था जब समानता और समता के मामले को नए सिरे से अभाव के रूप में, एक अभावग्रस्त सोसाइटी के रूप में परिभाषित करने की दिशा में आगे बढ़ जाए तो इसे किस रूप में लिया जाना चाहिए। और उस अभाव के ऊपर ढिढोरा पीटने की स्थिति में जब सत्ता पहुंच जाए, सत्ता ये बताने लगे कि 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को 5 किलो राशन हर महीने दिया जा रहा है और इस दौर में इसे उपलब्धि के तौर पर पेश किया जाए, तो चुनावी नतीजे किस दिशा में जा रहे हैं ये कहने की बहुत बड़ी ज़रूरत फिलहाल नहीं है, बल्कि ज़रूरत इसके पीछे छिपे हुए संकेतों की है कि आखिर वो संकेत लोकसभा चुनाव को लेकर, नरेंद्र मोदी के चुनावी हिंदुत्व को लेकर, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के साए में चल रहे उस हिंदुत्व के नए कलेवर को लेकर और उस कलेवर के साए में चल रहे पूरे चुनावी नैरेटिव को लेकर, यदि इन सबके बीच में राम मंदिर का मुद्दा 22 जनवरी से तूल पकड़ता है तो इस राम मंदिर के मुद्दे के साए में क्या आरक्षण का सवाल दब जाएगा? क्या पिछड़े वर्गों की जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का मामला दब जाएगा? क्या जितेंद्र सिंह डीओपीटी मिनिस्टर का राज्यसभा में दिया गया ये बयान कि 10 लाख के करीब पद सरकारी नौकरियों में खाली हैं, यह मुद्दा छूमंतर हो जाएगा? और क्या इस दौर में गरीबी और असंगठित क्षेत्र के द्वारा जो रोजगार दिए जा रहे थे उसकी कमर टूटने को लेकर जो परिस्थितियां हैं, क्या वो परिस्थितियां गौण हो जाएंगी? इन्हीं सवालों के आश्रय आने वाले वक्त में हिंदुस्तान की सियासत तय होने जा रही है। लेकिन जब सियासत हिंदुत्व के आश्रय तय करने वाले लोग भारत की जगह थाईलैंड का रुख करते दिखे और थाईलैंड में वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस में जाकर एक संस्कृति बनाने की बात करें, पूरी दुनिया के लिए एक संस्कृति को एडॉप्ट करने की बात करने लगे, और इन सब से ऊपर बढ़कर अनुशासन के दायरे में पंथ को लाने, अनुशासन के दायरे में संप्रदाय को लाने की बात यदि करने लगे तो संप्रदाय अनुशासन के दायरे में आए ना आए, संस्कृति एक दायरे में आए ना आए, मौजूदा दौर में सिस्टम के ऊपर एक कॉरपोरेट का कब्जा, सिंगल कॉरपोरेट का कब्जा यदि इस देश में संस्थाओं के ऊपर करने की प्रवृत्ति को ही यदि थाईलैंड से मोहन भागवत उस व्यवस्था को ही
संस्कृतिकरण का नया स्वरूप के और उसके अलग तरीके से परिभाषित करने की दिशा में आगे बढ़ जाएं, तो थाईलैंड की धरती हो या भारत की धरती हो, बहुदलीय संस्कृति और बहुधर्मी संस्कृति, बहुलतावाद, ये पूरी दुनिया को मौजूदा दौर में संस्कृति बचाने का सबसे बड़ा अवयव यदि कोई है, सबसे बड़ा एलिमेंट यदि कोई है, तो बहुलतावाद है, प्लूरल सोसाइटी है। और उस प्लूरल सोसाइटी के ऊपर एक संस्कृति की बात करने वाले थाईलैंड जाकर बैंकॉक में वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस में बैठकर यदि मोहन भागवत कर रहे हैं, तो यकीन मानिए मौजूदा दौर में नरेंद्र मोदी के हाथ से, उनके कंट्रोल से परिस्थितियां बाहर हो रही है। 2024 की परिस्थितियां बिगड़ती जा रही है। तभी भारत की जगह थाईलैंड में जाकर के बहुदलीय संस्कृति, बहुध्रुवीय संस्कृति, बहुधर्मीय संस्कृति और बहुसंप्रदाय वाली संस्कृति के बीच एक संप्रदाय वाली संस्कृति और एक संस्कृति में पूरी दुनिया को ढालने की वकालत करना मौजूदा दौर में उस सिस्टम और उस असफलता से मुंह चुराने जैसा है, जिस सिस्टम को पिछले 9.5 सालों से एक तरह की चक्की में पीसा जा रहा है। और इस चक्की पीसने के दौर में जरा इस भारतीय जनता पार्टी के हालात को तो देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी बची कहाँ है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर से किस तरह की आवाजें अलग अलग इलाकों से फूट रही हैं। हिमाचल प्रदेश में हार मिली, हिमाचल प्रदेश के हारे हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने क्या कहा? सारा ठीकड़ा केंद्र के ऊपर फोड़ने का काम किया। चुनाव हारने के बाद लोग बोलते रहे हैं, हो सकता है कल को शिवराज सिंह चौहान बोलने लगे यदि नतीजे उनके खिलाफ गए तो। हो सकता है वसुंधरा राजे जो अब तक चुप है वो बोलने पर उतर आए। हो सकता है कि नितिन गडकरी जो बातें संकेतों में कह रहे हैं वो भी बोलने पर उतर आए। और ये भी हो सकता है कि योगी आदित्यनाथ की सत्ता को यदि हिलाने की कोशिश हुई, ओबीसी राजनीति से प्रभावित हो चुकी भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ की सत्ता को हिलाने की दिशा में आगे बढ़ने की ओर कदम बढ़ाती दिखी, तो योगी आदित्यनाथ भी बोलने लग जाए। और जब सब बोलने लग जाएं, तो राजनाथ सिंह, सुशील मोदी और देवेंद्र फडणवीस कब तक चुप रहेंगे? बीएस येदियुरप्पा 2021 में मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने की परिस्थितियों को लेकर क्या 2023 के अंत तक भी चुप रह पाएंगे? इन सारे सवालों के बीच से एक नई भारतीय जनता पार्टी वहीं से उभरने की संभावना उसके दिख रही है, जहां याद कीजिए 2009 की हार के बाद लाल कृष्ण आडवाणी को गोवा के मुख्यमंत्री रहे एक राजनेता ने सड़ा हुआ अचार यानी सड़े हुए अचार से तुलना कर दी थी। तो उस परिस्थिति में जब लाल कृष्ण आडवाणी, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जमीन से आसमान तक पहुंचाया, उनकी हैसियत जब इतनी रह गई, तो भला नरेंद्र मोदी की बिसात क्या है? भला उस गुजरात मॉडल की बिसात क्या है, जिस गुजरात मॉडल के सहारे हिंदुस्तान की सियासत को अलग तरीके से परिभाषित करने की कोशिश की गई, जिसकी ब्रांडिंग के सहारे लोगों के खाते में एक दौर में 15 लाख रुपए तक पहुंचाने की बात की गई, और जिसके सहारे मौजूदा दौर में लाभार्थी चेतना की एक ऐसी बयार चलाई गई कि उस चेतना में कोई सिलेंडर दे रहा है तो कोई घर बनाने के लिए गरीब लोगों को 2-2 लाख रुपए तक देने की बात कर रहा है, कोई आरक्षण बढ़ाने की बातें कर रहा है। और इस आरक्षण बढ़ाने की बातों के बीच में यदि सियासत किसी की बढ़ने लगे, किसी की भी बढ़ने लगे, तो सियासत जिसकी घटेगी वो हिंदुत्व के बिसात पर सियासत कर रहे हैं, चुनावी हिंदुत्व के बिसात पर सियासत कर रहे भारतीय जनता पार्टी की घटेगी। मोहन भागवत कह रहे हैं, मोहन भागवत थाईलैंड में बैंकॉक में जाकर कह रहे हैं कि एक संस्कृति, अनुशासन के दायरे में संप्रदाय को लाने की बात। 2 सवाल यहां से खड़े होते हैं कि आखिर मोहन भागवत होते कौन है कि किसी संप्रदाय को अनुशासन के दायरे में ले आए? किसने उन्हें यह ठेकेदारी दी है कि किसी समुदाय को अनुशासन के दायरे में ले आए? क्या वो अनुशासन लाने वाले कोई डिसिप्लिनरी ऑफिसर के तौर पर नियुक्त हो गए हैं? और जिस एक संस्कृति को लाने की बात करते हैं, जब भारत अनेकता में एकता के सिद्धांत के साथ, बहुलतावाद के सिद्धांत के साथ खड़ा है, तो ये बातें करना क्या मौजूदा दौर में राष्ट्रद्रोह नहीं है कि सबको आर्य बना देंगे और सबको एक संस्कृति में ढालने की तरफ आगे बढ़ेंगे? क्या ये बातें किसी प्रकार के राष्ट्रद्रोह से कम है क्या? और यदि एक प्रकार की संस्कृति की बात हो रही है, तो सवाल एक प्रकार के स्वास्थ्य की क्यों नहीं हो रही है? सवाल एक प्रकार की शिक्षा की क्यों नहीं हो रही है कि दिल्ली के चाणक्यपुरी में जो संस्कृति स्कूल खोला जाएगा, उसमें सिर्फ और सिर्फ ब्यूरोक्रेट के बच्चे पढ़ेंगे, इक्का दुक्का तौर पर पॉलिटिशियन के बच्चे पढ़ेंगे, आम आदमी का बच्चा, एक चपरासी का बच्चा, एक रिक्शा पुलर का बच्चा संस्कृति स्कूल में क्यों नहीं पढ़ेगा?
ये सवाल मौजूदा दौर में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस सवाल के आश्रय ही संस्कृति से पहले, संस्कृतियों को एक करने से पहले जो महत्वपूर्ण सवाल है उसके जवाब ढूंढने जरूरी हो जाते हैं। जवाब ढूंढने इसलिए जरूरी हो जाते हैं कि जरा इस देश में मजदूरी की दर को देखिए, चाहे वो जेंडर के बेसिस पर हो, चाहे वो राज्यों के बेसिस पर हो। मजदूरी की दर में इतना अंतर क्यों है कि केरल में कोई और मजदूरी, पिनराई विजयन की सरकार में जो मजदूरी है वो एक अलग मजदूरी दर है मजदूरों की, वहीं शिवराज सिंह चौहान और योगी आदित्यनाथ के राज्य में जो दर है वो एक अलग मजदूरी दर है। ममता बनर्जी के राज्य में जो मजदूरी दर है वो अलग है, नीतीश कुमार के राज्य में अलग है, अशोक गहलोत के राज्य में अलग है। तो इस देश में मजदूरों के बीच में, उनकी आय के बीच में इतनी असमानता क्यों है? शिक्षा के मामले में असमानता क्यों है? और इन सब के बीच व्यवस्था और सिस्टम में इतनी असमानता क्यों है कि जीएसटी के माध्यम से जब राज्यों के टैक्स वसूलने के अधिकांश अधिकार केंद्र ने अपने हाथ में ले लिए तो राज्यों को भी सुप्रीम कोर्ट का रुख क्यों करना पड़ रहा है? एक सवाल गवर्नर पर सुप्रीम कोर्ट ने उठाया, राज्य सरकारें उठाती रही। राज्य सरकारों के द्वारा उठाए गए सवाल और इन सब के आश्रय सिस्टम को एक व्यक्ति में समाहित कर लेने की प्रक्रिया को ही यदि राष्ट्रवाद का नाम दे दिया जाए तो फिर भूल जाइए कि इस देश में जो मोहन भागवत बैंकॉक जाकर कह रहे हैं, वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस में जाकर कह रहे हैं, वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस तो छोड़िए, भारत में हिंदुत्व की अवधारणा के अंदर उन्हें बहुलतावाद को स्वीकारना होगा और एक संस्कृति की बात को नकारते हुए उसी तरह से उन्हें यू टर्न लेना होगा अपने बयान पर, जिस तरह से अपने आरक्षण वाले बयान के साथ बिहार के चुनाव में 2015 में जैसे उन्होंने बीजेपी का कबाड़ा करवा दिया और उसके 3, 4, 5 साल बाद अपने बयान से यू टर्न लेते हुए नजर आए थे। तो आरएसएस यू टर्न लेता हुआ नजर आए, नरेंद्र मोदी के दौर में यू टर्न लेता हुआ नजर आए, जब संघ से का एक प्रचारक देश के प्रधानमंत्री पद पर हो, उस दौर में यू टर्न लेने की प्रक्रिया इतनी तीव्र हो जाए कि सत्ता ही सिस्टम हो जाए और सिस्टम के अंदर आरएसएस के जो लोग हों वो सिस्टम के लोग और आरएसएस के लोग न रहकर वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लोग में तब्दील हो जाए, तो भला राजनाथ सिंह की बिसात क्या बचती है? भला मोहन भागवत की बिसात क्या बचती है? भला संजय जोशी की बिसात क्या बचती है? और हिंदुस्तान की सियासत में जो बहस नीतीश कुमार ने छेड़ी है, जो जातिगत जनगणना की बहस छेड़ी है, और महाराष्ट्र जिस तरह से जाति जनगणना की मांग की जो लपटें उठ रही है उसमें झुलस रहा है, आरक्षण, मराठा आरक्षण को लेकर जो लपटें उठ रही है उसमें महाराष्ट्र की पूरी सियासत फंसती हुई जा रही है। उस दौर में देवेंद्र फडणवीस की उपयोगिता क्या है? देवेंद्र फडणवीस जिस समुदाय से आते हैं उसे सीधे सीधे पेशवा और पेशवाओं के द्वारा मराठा साम्राज्य के साथ किए गए व्यवहार को लेकर जो परिस्थितियां हैं वो जाति जनगणना के दौर में यदि फिर से हरी हो रही है तो उपयोगिता देवेंद्र फडणवीस की नहीं है तो उपयोगिता नरेंद्र मोदी की भी नहीं है। कम से कम महाराष्ट्र और बिहार में नरेंद्र मोदी की उपयोगिता भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद कम हो चली है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में जो माहौल बनाया है, इंडिया गठबंधन के तहत राहुल गांधी ने जो परिस्थितियां पैदा की है, उस हालात में कर्नाटक से बीजेपी की जमीन उखड़ गई, तेलंगाना में जमीन बनती नजर आ रही थी, अब कितनी बनी है या उससे फिर बीजेपी नीचे खिसक गई, ये 3 दिसंबर को पता चलेगा। और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में जो हुआ है, यदि आराम से चुनाव जीत रहे होते तो भूपेश बघेल के पीछे ईडी नहीं लगती, महादेव ऐप का जिक्र नहीं होता। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से कर्नाटक में जीत रहे होते तो बजरंग बली नहीं लाए जाते, बजरंग दल को बजरंग बली से जोड़ने की नौबत नहीं आती। अमूल वर्सेस नंदिनी विवाद में तमाम सफाई के बावजूद राज्य के लोग भारतीय जनता पार्टी से कन्विंस हो जाते, लेकिन वो हुए नहीं। रही बात उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की सियासत काफी हद तक इस पर निर्भर करती है कि विमर्श का स्तर उत्तर प्रदेश में अयोध्या में अवस्थित राम मंदिर होता है या विमर्श का स्तर नीतीश कुमार के द्वारा छेड़ा गया वो राग होता है जो बिहार की सीमा से बाहर निकलकर पड़ोस के राज्य उत्तर प्रदेश तक पहुंचता है, जो जिसका असर घोसी में दिखा है, जिसका असर कुछ महीनों पहले खतौली में दिखा है, क्या उसका असर वाया लखनऊ दिल्ली तक भी दिखना शुरू हो जाएगा? इसके लिए हमें 22 जनवरी के राम मंदिर के उद्घाटन की तारीख तक इंतजार करना होगा। लेकिन जरा उस तारीख तक इंतजार करने के पहले जो चिंता की लकीरें बीजेपी में है उसे देख लीजिए। वो चिंता की लकीरें भारतीय जनता पार्टी के अंदर से है। विपक्ष अपनी तैयारी कर रहा है,
हो सकता है 5 राज्यों में चुनाव हो, एक आध राज्य में विपक्ष को निराशा हाथ लग जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। 3 बड़े राज्यों में कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ी उम्मीद के साथ सत्ता मिली थी 2019 में, लेकिन तीनों राज्यों की 65 में से 62 लोकसभा सीटें बीजेपी ने एक तरफा जीत ली थी। वो सत्ता किसी काम की नहीं थी लोकसभा चुनाव के लिहाज से। लिहाजा उन 3 राज्यों में कहीं सत्ता किसी को मिले, भाजपा को मिले, कांग्रेस को मिले, जनता जब अग्निवीर के मुद्दे पर आ जाए, जनता जब ओल्ड पेंशन स्कीम के मुद्दे पर आ जाए, जनता जब बेरोजगारी के मुद्दे पर आ जाए, जनता जब किसानों की एमएसपी गारंटी के मुद्दे पर आ जाए, तो उस दौर में जनता को कम से कम हिंदुत्व के सहारे बरगलाने की कवायद, राम के नाम पर जनता को आगे बढ़ाने की कवायद और राम के नाम पर सारी समस्याओं का निदान ढूंढने की कवायद जो 9.5 साल से चल रही है, इस दौर में अब यही कहा जाएगा कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। लेकिन क्या वाकई काठ की हांडी को चढ़ाने वाले लोग काठ के ऊपर एक ऐसी परत लगाने के लिए तैयार हो गए हैं जिस परत की एक लेयर थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में जाकर के मोहन भागवत उस पर चढ़ा रहे हैं, वहीं दूसरी परत राम मंदिर के सहारे नरेंद्र मोदी चढ़ाते हुए दिखेंगे। और क्या उसके ऊपर तीसरी परत कॉरपोरेट नेशनलिज्म के दायरे में युद्धक लड़ाकू विमानों में देश के प्रधानमंत्री की हाथ हिलाती तस्वीरें, बादलों में देवताओं से साक्षात्कार करती तस्वीरें और बादलों के ऊपर जाकर हाथ हिलाकर पता नहीं कौन से जनमानस को वहां से एड्रेस किया जा रहा था, उस तस्वीर को देख लेने के बाद जरा इन परिस्थितियों पर गौर कीजिए कि ये पब्लिक है, सब जानती है अजी अंदर क्या है, अजी बाहर क्या है। तो पब्लिक जितना जानती है संभवतः उससे ज़्यादा इस देश के राजनेता जानते हैं। और राजनेता और पब्लिक के बीच इन संबंधों के सहारे यदि 2023 के बाद 2024 की परिस्थितियां तय हो रही है, तो नरेंद्र मोदी के लिए बहुत साफ गोई से कहा जाए तो हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। थाईलैंड जाने के बाद, थाईलैंड में दिखने के बाद मोहन भागवत दिल्ली की सियासत को करेंगे और हिंदुत्व का संदेश थाईलैंड से देंगे, तो उस हिंदुत्व, उस अनुशासन, सांप्रदायिक अनुशासन और इन सब के बीच में संस्कृतियों को एक करने की कवायद को उसी रूप में देखा जाना चाहिए जिस रूप में बंगाल चुनाव में देखा गया, जिस रूप में कई दूसरे राज्यों में देखा जा रहा है। और सबसे ऊपर जो माहौल नीतीश कुमार ने बनाया और आज भीम संसद के माध्यम से पटना से जो संदेश देने की कोशिश की, वो चुनौती नरेंद्र मोदी के लिए छोटी है। नरेंद्र मोदी की सत्ता 10 साल की हो चुकी है, सत्ता जाती भी है तो नरेंद्र मोदी को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना, लेकिन उस सियासत के लिए सबसे बड़ी चुनौती है जो सियासत और जिसकी विरासत नरेंद्र मोदी यदि 2024 में सत्ता छोड़ते भी हैं तो छोड़ के जा रहे हैं, कि क्या नीतीश कुमार की राजनीति ने उसके लिए कोई सियासी स्पेस बचने भी दिया है? क्या राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और नया अवतार उस सियासत के ऊपर जो अपनी बैटिंग कर रही है, तो उस बैटिंग के लिए सियासी पिच समतल करने का काम नीतीश कुमार ने किया है या नरेंद्र मोदी की असफलताओं ने किया है, इसे 2024 में देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल तो 3 दिसंबर की परिस्थितियों को देखिए और 3 दिसंबर के बाद अगले 2-3 सप्ताह की भारतीय जनता पार्टी की सियासत को देखिए। अगले 1 साल की या मोटे तौर पर कहें तो अगले 6 महीने की सियासत वहीं से तय होगी। इंतजार करते हैं क्या होता है। लोकतंत्र के महापर्व में 4 राज्यों के लोगों ने अपनी आहुति दे दी है। तेलंगाना के लोगों से भी हमारी अपील है कि वो मतदान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, साफ सुथरी छवि के लोगों को चुनें जिसे वो चुनना चाहते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।